बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे मुल्क में एक जो जमहूरी प्रोसेस का एक फ़ेज़ था वो ख़त्म हुआ। साथ में जो नौमुंतखब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिर्ज़ा अफरीदी को जो डिप्टी चेयरमैन के लिए इलेक्ट हुए, और पाकिस्तानी अवाम को। हमारा मकसद सादिक संजरानी साहब जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये एक बड़ा दरीना ख्वाहिश थी कि वो इलाके जो कि माजी में नज़रअंदाज किए गए, उनके लिए अमली तौर पे कुछ किया जाए, और सिर्फ अलामती तौर पे नहीं। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा कि साउथ बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तारीखी पैकेज दिया, 632 अरब रुपए से ज़ायद का। इसी तरह साबिका फाटा, वो भी बहुत पीछे रह गए हैं, तो उनकी तरक्की के लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पैकेज पहले तो मर्ज कराए ये इलाके। वो एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारी हुकूमत की कि हमने फाटा के इंज़माम को किस तरह से अमली तौर पे ग्राउंड पे लाए, जो कि एक आसान काम नहीं था। ये सदियों से चल रहा है एक निज़ाम, उसको हमने एक बड़े अहसन तरीके से, और उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। CM महमूद खान ने और उनकी काबीना ने बड़ी काविशें की, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने भी और वहाँ के लोगों ने भी बहुत ताउन किया, और उनकी तरक्की के लिए 100 अरब के सालाना के बजट भी दिया। तो मिर्ज़ा अफरीदी साहब, जिनका ताल्लुक़ फाटा से था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब हमारे डिप्टी चेयरमैन हैं, तारीख़ में कभी नहीं हुआ था। और इसी तरह सादिक संजरानी साहब जो कि बलूचिस्तान को की नुमाइंदगी करते हैं, उनको नामज़द किया हमारी पार्टी की सपोर्ट के साथ। अब ये जो इलेक्शन हुआ, इसका मकसद क्या है और इसके फ़ायदे क्या आवाम के लिए क्या है? क्योंकि असल बात, असल जो इन सारी चीज़ों का, जमहूरियत का, हुकूमत का, हर चीज़ का, इसका जो महवर है वो आवाम होने चाहिए। और हमारी हुकूमत समझती है कि ये जितने भी इदारे हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली, स्टेट, सारा कुछ उनका काम हो कि वो आवाम की जान व माल की हिफाजत करें, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाएं, उनको तरक्की के वो मौके दिए जाएं जो कि उनका आईनी हक है। और होता क्या है कि जो पार्लियामेंट होती है वो कानून साजी करती है, और वो कानून साजी किस मकसद के लिए होती है? अवाम के लिए होती है। रिफॉर्म्स होती हैं वो अवाम के लिए होती हैं। तो हमने ये देखा कि पिछले 2.5 साल में बदकिस्मती से, क्योंकि हमें वास्ता था इलाकाई जमातों से, जो कि PMLN की सूरत में पंजाब, सेंट्रल पंजाब की पार्टी, पीपल्स पार्टी अब रूरल सिंध की पार्टी बन गई है। तो ये जो उनका जो रोल था पिछले 2.5 साल में, चूँकि सेनेट में हमारी माइनॉरिटी थी, तो हम कवानीन को, रिफॉर्म्स को आगे नहीं ले जा सकते थे, और उसकी वजह से जितने भी मफाद आमा, आवाम की बेहतरी के लिए जो रिफॉर्म्स प्राइम मिनिस्टर साहब लाना चाहते हैं, हमारी हुकूमत लाना चाहती है, वो आके सेनेट में रुक जाता था, जिसकी वजह से हमारा जो रिफॉर्म एजेंडा है हमारी पार्टी का, हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसको बहुत ज़्यादा रुकावटें उसके रास्ते में हायल की गई। क्योंकि अपोजिशन का, उनकी सियासत का मकसद सिर्फ ज़ाती
फ़वाइद हासिल करना, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में लाना जो कि एक ख़ास तबके की, एक ख़ास ग्रोह की मफादात की तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, और वो उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए पिछले 30-35 साल से हुकूमत कर रहे थे। नतीजा वो क्या हुआ कि मुल्क को एक मफलूज इकॉनमी, मुआशी सूरत हाल, कर्ज़ों से भरा हुआ मुल्क, डूबा हुआ मुल्क, इदारे बिल्कुल मफलूज, और अवाम न उनको इंसाफ न उनको खुशहाली मिली, बल्कि उल्टा इनको, जिनको कि अवाम ने मुंतखब किया था अपनी बहबूद के लिए, उनकी दौलतों में बेपनाह इजाफा हुआ। नवाज शरीफ एंड फैमिली वो उधर लंदन में और अमेरिका में और पूरे पाकिस्तान में जो अरबों खरबों की जायदादें इन्होंने बनाई, इसी तरह आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी एंड कंपनी। तो हुआ क्या कि इनकी न सिर्फ ये खुद लीडर्स जिनके के कारोबार थे, फैक्ट्रियां थीं, जरदारी साहब की शुगर मिलें भी हैं और पता नहीं क्या कुछ है, इसी तरह नवाज शरीफ, उनकी भी फैक्ट्रियां चल रही हैं। एक फैक्ट्री थी जब सियासत में आए, फिर 29 फैक्ट्रीज बन गई। लेकिन अवाम का क्या हुआ? उनको एक मसनूई झलक दिखा दी गई और अमली तौर पे कुछ भी नहीं हुआ। इदारे जो कि असल सुतून होते हैं किसी भी रियासत के, किसी भी हुकूमत के, उनको उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि उन इदारों को इस्तेमाल किया अपने ज़ाती मकासद को आगे बढ़ाने के लिए। और ये सारा कुछ मुंतज हुआ 2018 के इलेक्शंस पे, जिसने कि अवाम ने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप को, उनकी ऑनेस्टी को, उनकी दलेरी को, उनके नडरपन को, उनकी कमिटमेंट को, जो कि इस मुल्क के लिए चाहते हैं, क्योंकि उनको तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन वो सारी वो ज़िंदगी छोड़ के और उन्होंने अवाम के लिए वक्फ कर दी, जो कि शुरू हुई शौकत खानम कैंसर अस्पताल से और यूनिवर्सिटी से, और जितने भी रफाई काम उन्होंने किए, बिकॉज बुनियादी तौर पे उनके दिल में उन लोगों के लिए दर्द था जो कि इस मुल्क में हमेशा इग्नोर भी हुए हैं और उनका इस्तेहसाल भी किया गया है। इस दौरान में जो हमने कोशिश की कि इस मुल्क में जो पार्लियामेंट है उसमें आने वाले लोगों के लिए एक मायार हो, एक ऐसा तरीक़ाकार हो जिसमें कि पैसे की सियासत ना हो और काबिलियत अहलियत की बुनियाद पे लोग पार्लियामेंट में आएँ और अवाम के मफाद के लिए वो कानून साजी भी करें और उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि अब नेशनल असेंबली में भी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सेनेट में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और जो वजह है वो बुनियादी तौर पे वो नज़रिया, वो जुस्तजू जो कि आवाम के लिए है, उन्होंने हमें इस सूरत में पहुंचाया। जबकि वो जमातें जो कि पिछले 40 साल से हुक्मरान थीं, उनकी पार्टियों को एक इलाकाई जमात में तब्दील हो गई और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो अपने बुनियादी नज़रिए से हट के और उन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए और एक ज़ाती ग्रोह के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके लिए कानून की अहमियत कोई नहीं थी ना है। ये रूल ऑफ लॉ में बिलीव नहीं करते, क्योंकि रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती उनके मफादात के आड़े आती थी। इदारों का मजबूत होना, मुतहर्रिक होना उनके मफादात के रास्ते में हायल थी। तो उन्होंने एक के बाद दीगरे इन जो बुनियादी सुतून होते हैं किसी भी रियासत को, किसी भी हुकूमत को चलाने के, उसको कमज़ोर से कमज़ोर किया और उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ी
कि वो पहले पीपल्स पार्टी जो कि एक फेडरेशन की जमात थी, कमज़ोर होकर एक इलाके में चली गई, रूरल सिंध में, और इसी तरह यही हाल दीगर जमातों का हुआ जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। अब ऐसी सूरत हाल में इनकी अब भी कोशिश क्या है कि मुल्क में एक ऐसा माहौल हो जिसमें कि हुकूमत काम न कर सके, अवाम की खिदमत न कर सके, और आए रोज़ एक ऐसे शोशे छोड़े जाएं, आए रोज़ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे कि इसमें जो एक मुआशी तरक्की के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब नहीं होगी तो उसका नुकसान किसको पहुंचेगा? मुल्क को पहुंचेगा और आवाम को पहुंचेगा। अब हमारी कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह अब जबकि हम सेनेट में भी आ गए हैं मेजॉरिटी के तौर पे और नेशनल असेंबली में, हम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हम अब अपनी रिफॉर्म्स भी करेंगे, और जो जितने भी इनिशिएटिव्स अभी तक लिए हैं, अब देखें होता क्या है कि बाहर के मुल्क आपको देख रहे होते हैं, बाहर जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर मौजूद हैं उन्होंने इस मुल्क की हमेशा खिदमत की है, बाहर रहकर भी इस मुल्क में अपनी कंट्रीब्यूशन की है। और आपने ये देखा होगा कि जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं, क्योंकि लोग उन्हें ट्रस्ट करते हैं, तो उन्होंने जो अपनी तरसीलात हैं वो भी बढ़ गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड तरसीलात आ रही हैं। और जो अभी जो एक इनिशिएटिव लिया रोशन पाकिस्तान का, उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। 670 मिलियन डॉलर्स जब से भी शुरू हुआ है, मेरा ख्याल है कि 1 महीना 1.5 महीना भी नहीं हुआ, और उसमें ये तरसीलात आ रही हैं। इसी तरह जो इंडस्ट्रीज़ के लिए, इकॉनमी के लिए जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उससे इकॉनमी जो कि कोविड से इतनी मुतासिर हुई थी, और सारी दुनिया में अभी भी कोविड है, बल्कि अभी तीसरी लहर भी आई है, उसको जिस कामयाबी के साथ हमारी हुकूमत ने डील किया कि हमारी इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर जान आ गई है और काफ़ी मुतहरिक भी हो गई है, और उसकी जितने भी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं वो उसमें भी नज़र आ रहा है। और चीज़ें, महंगाई का चैलेंज यस है, महंगाई का चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी पूरी जो तवज्जो है वो मरकूज़ की हुई है, और वो रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ये अब हमारा वो है, सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए जिस तरह के उस दिन बात भी हुई थी कि टारगेटेड सब्सिडीज़ भी आएंगी और उन लोगों को सब्सिडीज़ दी जाएंगी जो कि उसके मुस्तहिक हैं। अब जो आते हैं इलेक्शन पे, तो इलेक्शन में जो भी बातें अपोजिशन कर रही है, अभी सईद गनी साहब लगे हुए थे जो पीपल्स पार्टी के मेरा ख्याल है रस्तू हैं, वो इस बातों का जिक्र कर रहे थे कि क्या हुआ। देखें, जो नेशनल असेंबली में हुआ उसका जो रिएक्शन था आवाम का, वो इसमें नहीं दोहराया गया। प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा कहा है कि इस बहस मुबाहिसे से निकलना है, अपने इलेक्शंस को कोई क्रेडिबिलिटी देनी है, तो उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए, जिससे कि कभी ये तासुर ही नहीं मिले कि किसने क्या किया है। जिसको मुखालिफत करनी है वो खुलकर मुखालिफत करे। उसके लिए हमने लेजिस्लेशंस भी की, नेशनल असेंबली में भी बिल जमा कराया, अदालत में भी गए, ऑर्डिनेंस भी किया, मकसद यही था। लेकिन चूंकि अपोजिशन जो कि अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहती आई है कि वोट्स जो है तो वो आज़ाद ओपन होने चाहिए, लेकिन इस मौके पे उन्होंने उसकी भरपूर मुखालिफत की। और ये जो मुखालिफत थी उसकी वजह ये नहीं है कि समझ में नहीं आती, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जो इनकी पॉलिटिक्स है, जो इनकी सियासत है, वो पैसे के ज़ोर पे है, धौंस के ज़ोर पे है,
मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें करनी जो कि गैर कानूनी हों, वो करते हैं। अब जो कल का इजलास हुआ जिसमें कि वोटिंग हुई, इसको अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की बात मान लेते, ये जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये आपके फ़ायदे के लिए भी है, ये सबके फ़ायदे के लिए है, वरना बाद में आप रोएंगे। और वही हुआ कि अब जो है तो कभी अदालतों को, यानी सोच लें आप कि रज़ा रब्बानी साहब जो कि एक लॉयर हैं, फ़ारूक नाइक जो कि एक लॉयर हैं, कोई तारड़ साहब भी अब आए हैं, वो भी लॉयर हैं, जितने भी उनके लॉयर्स थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने सारा सब कुछ देखा। और जिस तरीके से एक बात हमें समझ में नहीं आई, और वो बात क्या है कि ये क्या वजह है कि आया जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देना था वो उनसे उतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने उसके नाम पे स्टैंप लगाया, जो 7 लोग थे। सादिक संजरानी के साथ जो बाकी अपने जो उनके जो सपोर्टर थे, उन्होंने सादिक संजरानी के नाम पे क्यों नहीं लगाया? ये सवाल तो बनता है ना। जो कि इतनी बातें कर रहे हैं वो ये तो बताएं कि ये क्या हुआ। ये तो एक क्लियर मैसेज था जिन्होंने के समझते हुए, हर क्लिप्स भी मौजूद हैं जिसमें कि बड़े वाज़े तरीके से बताया गया कि आपने वोट कहाँ पे लगाना, स्टैंप कहाँ पे लगानी है। तो ये तो नहीं हम कह सकते कि जो सादिक संजरानी के वोटर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि वो तो समझ गए, और जो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देना चाहते थे वो इतने समझदार नहीं थे कि उन्होंने उसके नाम पे वोट अपना दिया। ये इस किस्म की बातों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। ये सारी चीज़ें जो आपने कल देखी, इससे यही ज़ाहिर होता है कि हमने ये तो जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है जिसने कि इलेक्शन ये कंडक्ट करवाया, तो उसमें चीज़ें बहुत वाज़ेह थीं। अगर आज कोई ये कहता है कि जी हमें तो समझ में नहीं आई, तो मैं उनकी क्या कह सकता हूँ कि उनकी अकल पे रोए। उनकी जो आर्गूमेंट्स हैं, जो नैरेटिव वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि उनको अब आगे देखना होगा। आगे देखना होगा कि अगर वो ये जितने भी तजुर्बात हुए हैं वो इससे कुछ सबक हासिल करें, और ये ना हो, मैं बुनियादी तौर पे क्या हुआ है और सब ने देख लिया है, सब पाकिस्तान ने, कि किस तरह से इन पार्टियों का जो पीडीएम का जो एक वो है कोलिशन है, ये बिल्कुल एक दूसरे से मुतज़ाद मफादात रखते हैं। इसकी बात हमने कई दफ़ा की है कि जिनके रास्ते मुख्तलिफ हों वो एक मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। ये एक ढकोसला था पीडीएम का जिसमें कि ये प्रेशर डालना चाहते थे हुकूमत पे, और इनका कोई मकसद नहीं था कि इनको जो ज़ाती रिलीफ है वो मिल जाए एनआरओ की सूरत में, और इनका कोई मकसद नहीं था ना अवाम की बेहतरी, ना अवाम की सोच। अगर करना होता तो इनको 30 साल 40 साल इनको मौका मिला है, जिससे कि ये मुस्तफ़ीद हुए हैं और मुल्क नीचे गया है। ये छुरा था जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पीठ में मारा, और पीपल्स पार्टी ने ये छुरा मारा मौलाना फजलुर रहमान के, क्योंकि जो वोट का जो पैटर्न नज़र आया जिस तरह के डिप्टी चेयरमैन को, तो उसमें ये वाज़े हो गया कि ये पार्टियां आपस में नहीं चल सकती। इसी वजह से जो बिलावल भुट्टो और तलाल चौधरी के दरमियान जो मुकालमा हुआ है, जिसमें कि न्यूट्रल की बात हुई और तंजीम साजी की बात हुई, ये इस बात का मज़हर है कि ये आपस में एक दूसरे के लिए न सिंसियर हैं न थे। इनके जो इख्तिलाफात हैं वो सामने आ चुके हैं, और इनकी जो एक मनफी सियासत थी वो भी पूरे पाकिस्तान को नज़र आ गई। अब आखिर में हम यही चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे,
इंशाअल्लाह ताला अब स्टेबिलिटी आ गई है। चाहे कोई लॉन्ग मार्च करता है, शॉर्ट मार्च करता है, उसकी अभी कोई परवाह नहीं है। लॉन्ग मार्च करते हैं बड़े शौक से करें, पहले भी इन्होंने किया था, पहले भी इन्होंने ये धमकियां दी थी, बड़े शौक से करें। लेकिन फ़र्क इस दफ़ा ये होगा कि हम इनको एक गमला भी नहीं तोड़ने देंगे। ये आए, इस्लामाबाद में आए, ज़रा दिखाएं जिस तरह की इनकी पहली फेज़ फेल हुई, अवाम ने पजीराई नहीं की। इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह अवाम इनकी पजीराई नहीं करेंगे। और ये जो एक PDM की सूरत में जो एक मफादात का टोला जो कि अवाम को इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मफादात की जंग में मसरूफ़ है, इंशाअल्लाह ताला उन्हें नाकामी होगी और हक़ की फतह होगी। शुक्रिया। आपने ये पहले कहा और फिर पार्टी के लीडर ने प्राथमिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने दोहराया कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे ये सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए। क्या बताएंगे वो कौन से हरबे आपने इस्तेमाल किए? क्या कोई खरीदो फरोख्त हुई, भावता हुआ या क्या? देखें, जो चोर होता है उसकी दाढ़ी में तिनका होता है। और जब ये बात की गई तो इसको जो पॉजिटिव साइड है उसकी वो यही है कि इस दफ़ा हम तैयार थे। हम जो चोर हैं, जो कि वोट खरीदते हैं, जो कि वोट बेचते हैं, सब पे हमारी नज़र थी और हमने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे कि ये इलेक्शन शफाफ हो। हर वो कानूनी, हर वो आईनी, हर वो सियासी, हर वो इखलाकी। देखें, हमारी पार्टी की बुनियादी इखलाकियात पे है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये इखलाकियात का मतलब ये नहीं है कि वो हमें एक थप्पड़ मारें और हम मुसलमान हैं। ये नहीं है कि हम दूसरा गाल आगे करें। ये नहीं हो सकता कि हम उनकी जो भी वो गलत काम करते हैं तो हम उनको रोकें नहीं। कानून, चूंकि हुकूमत हमारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ें कानून के मुताबिक चलें, आइन के मुताबिक चलें। और हमने ये कल साबित किया कि जो कल का इलेक्शन हुआ उसमें कोई ऐसी बात नहीं की, हमने कोई स्टेप नहीं लिया जिससे कि ये तासुर मिल सके कि हमने इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। ये सवालात अब पीछे रह जाने चाहिए। अब आपको आगे की तरफ देखना होगा, इस मुल्क को स्टेबल करने के लिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रहा है। हमारी इकॉनमी रिवाइव कर रही है और अब हमारा जो महवर है वो अवाम और उनकी जो तकालीफ हैं उनको दूर करना, सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना, गवर्नेंस को बेहतर बनाना, ये अब हमारे चैलेंजेस हैं। अब PDM जो है तो वो एक पीछे रह गई है, वो एक माजी का हिस्सा है, किस्सा पारीना है, उनकी तदफीन हो चुकी है। सो इसलिए उनकी बातों को अब हम दोबारा नहीं, और हम इसमें एंगेज उनको नहीं करेंगे। हाँ, उनको चाहिए कि जो भी उन्होंने इस मुल्क के साथ वो किए हैं उसका आके कुफारा अदा करें, आवाम से माफ़ी मांगें और एक नई इनिंग्स का आगाज़ करें, जो कि बड़ा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन कम अज़ कम कोशिश तो करनी चाहिए उनको। बुनियादी तौर पर दो इसमें एक सवाल किया और फिर एक छोटा सा सवाल अलग से होगा। कल जो वो सारी दुनिया ने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा, ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं उसको, लेकिन उसमें एक बात तो ये लगती है कि 7 वोट एक ही तरह पूल करने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डील हुई और उसके तराजुम में फिर जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा कि हुकूमत, जो हमने माजी में देखा FATF की कानून साजी के एक हिस्से में तो उसने अपोजिशन से मुलाकात किए थे, दूसरे हिस्से में कोई संजीदा कोशिश नहीं की थी, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाए और अपोजिशन के साथ बैठे। क्या आप इस पर तैयार हैं? और जो दूसरा सवाल है छोटा सा, वो एक जाती सा है, मैं उसको बहुत मुनासिब नहीं समझता, लेकिन चूंकि इल्जाम लग रहे हैं कि सेक्रेटरी सेनेट आपके करीबी रिश्तेदार हैं, तो इसकी भी वजाहत कर दीजिए। देखें, पहली बात तो जहाँ तक कि हुकूमत का है, हमने ये इनिशिएट किया था, हमने इसकी इब्तिदा की थी। हालांकि ज़िक्र इन्होंने किया था अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो हमेशा फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये बात की है कि आप आएँ, हम आपके साथ मिल के बैठते हैं
और हम हर एक जो अवामी मफाद का, जो मुल्की मफाद के जो इश्यूज़ हैं उस पर बातचीत करते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गई, जुडिशल रिफॉर्म्स हो गई, इकॉनमी की रिफॉर्म्स हो गई, ये सारा कुछ के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन हम कोई एक हुकूमत है, कोई NGO तो है नहीं। अब हमें जो है, तो अगर कोई इस ऑफर को या इस इनिशिएटिव को ये समझ के आए कि उनको NRO दे दिया जाए, जुडिशल रिफॉर्म्स अगर होनी है तो उनको NRO दिया जाए, नैब को बंद कर दिया जाए, इस किस्म की मज़ाक़खेज़ बातों के लिए तो हम ज़ाहिर है कि हम नहीं तैयार, और ना हमने किया है और ना हम करेंगे। तो अपोजिशन अगर अपने ज़ाती मफादात से हटकर मुल्क की मफादात के लिए कोई भी कानून साजी करना चाहती है, हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहती है, ये जो हमने कहा इकॉनमी की रिफॉर्म्स में, जुडिशल रिफॉर्म्स में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, तो हम तो उसके लिए ये हम तो हैं, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं पार्लियामेंट की, और ये पार्लियामेंट तभी अपने वक़ार को रिस्टोर कर सकती है जब हम आवाम के मफाद में फ़ैसले करें, उनके लिए ऐसी कानून साजी करें जिससे कि मुल्क भी आगे जाए, और ये जो हमारा जो मुल्क में अवाम है उनको वो भी खुशहाली देख सकें। सर एक दो सवाल है और एक आपको याददारी करानी है। अगर आपको याद हो कि आप वज़ीर इत्तलात नहीं हैं सर, आपसे 5 महीने पहले यहीं पर हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये मीडिया वर्कर और सहाफ़ी आपकी 24 घंटे कवरेज करते हैं कि सेनेट के इलेक्शन हो, लेकिन अफसोस है आपको और आपकी वजारत को कोई फिक्र नहीं है। हमने वैक्सीन का कहा था, पैसे देने को तैयार है, आज तक किसी जगह पर आपने आवाज़ उठाई, ना कहीं पर NCOC में बात हुई, और आज भी ये वर्कर्स कई घरों पे बीमार पड़े हैं, और एक चैनल में 14 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, और बाकी में भी यही हाल है। लेकिन आपकी तरफ से और आपकी वजारत की तरफ से इंतहाई मायूस कुल किस्म का आप सियासत में तो आप मुकम्मल आगे बढ़े और सजरानी को जितवाने में, हालांकि मेरी राय थी कि आपका हक था चेयरमैन सेनेट बनने का, आपकी ज़्यादा कुर्बानियाँ थी और आपका काम ज़्यादा था, लेकिन आपने दोस्त को लगता है कुर्बानी अपनी कुर्बानी दी है। सर एक तो मैं ज़रा लंबा सवाल नहीं ना पूछने हैं, आपने तकरीर कर दी है ज़रा। सर जरूरी है सर, अच्छा पूछे मीडिया पे भी तवज्जो दें। पूछे आप वज़ीर इत्तलात नहीं है सर। हाँ 6 महीने में आपने पूछा तक भी हमने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी वैक्सीन। किस चीज़ की? मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो हाँ जी, अच्छा सर सवाल सुनिए, दो सवाल भाई, आपने कहा कि जी सेनेट में हमने अक्सरियत हासिल कर लिया, आपने दावा किया और अब हम कानून साजी कर सकेंगे। सर किस तरह हासिल कर लिया? कल की वोटिंग का भी जो नंबर्स हैं, बेशक 7 रिजेक्ट हो गए हैं, लेकिन 400 वोट है, तो किस तरह आप करेंगे? दूसरा एक और भी सवाल है, आपकी मिनिस्ट्री से बता रहे हैं, 25 दिन पहले स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया 20 ग्रेड के अफसर को PTV का डायरेक्टर एडमन लगवाया। आज 25 दिन हो गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट आपकी वजारत वो 20 ग्रेड का अफसर कभी PTV जा रहा है, कभी वजारत जा रहा है, ना वो आर्डर रिवर्स हुए हैं, और आज तक उसको एक PTV फैमिली जो वजारत के कैसों के अंडर आता है वो उसकी जानिब लेने के लिए तैयार है। इस पर क्या करें? देखें, पहली बात तो जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, जब आपको याद होगा कि जब ये पहली दफ़ा ये बात हुई थी तो उसमें यही बात की गई थी कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको पहले वो मिलेगी, उसके बाद जो 65 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं उनको मिलेगी। और ये भी है कि जो लोग उस तरह से, तो जिस तरह के आप मानते हैं कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हुआ हूँ, उस लिहाज से तो मैं भी आप ही की कम्युनिटी से हूँ, ठीक है। अब इसमें जो मुश्किलात हैं इस वक्त वो यही हैं कि ये पूरी आलमी एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी दुनिया में ये इसकी ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है कि हमारी जो इस्तात है वो ज़ाहिर है उस तरह की नहीं है जिस तरह की यूरोपियन ममालिक की है या कोई और अमेरिका की है या उन मुआशी तौर पे अमीर मुल्कों की है। तो जूँ आ रही हैं तो इसमें ज़ाहिर है कि हम उसी तरतीब से ही चलेंगे जिसमें कि प्रायोरिटी हो। ज़ाहिर है कि मेरे अपने घर में भी किसी को नहीं लगी है, मुझे नहीं लगी है, प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं लगी है, तो इसमें मैं ये नहीं बहस करूँगा कि ये लगनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल लगनी चाहिए। और
कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्रंट लाइन में होते हैं, और ख़ास तौर पे आप मीडिया वाले, इसमें कोई शक नहीं है कि हर जगह पे होते हैं, और जहाँ पे ज़रूरत होती है आप वहाँ पे होते हैं। तो एक तो ये है कि मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी कि जो आपकी जितनी भी तंजीमें हैं, आपकी जो जर्नलिस्ट की जो बॉडीज़ हैं, उनको भी एक फॉर्मल तरीके से ज़रूर अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज ये कोई इंडिविजुअल बात तो है नहीं, ये तो अपनी कम्युनिटी की बात है। यानी मैं अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह जो हर वो है फील्ड है, उसके अपने कोई नुमाइंदे भी होते हैं, उनकी बाकायदा उनकी लीडरशिप। देखें, बहस तो नहीं करें ना, नहीं मैं बिल्कुल हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो तंजीमें होती हैं वो भी, अगर वही वाली बात है कि आंख ओझल पहाड़ ओझल, तो आप अपने उनसे भी करें, और ये आपने इसकी याद दहानी भी करा दी है तो मैं इसको तो उठाऊंगा। यानी ये बात तो मैं इसलिए भी करता हूँ कि आप लोग सेफ होंगे तो हमारी बातें भी आगे तक जा सकेंगी। अगर अब खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाए तो क्या होगा? अच्छा, नहीं क्यों नहीं उठाई है? यानी ये तो अगर आपने उसकी कोई खबर शायद नहीं की है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने नहीं की है। जी, आपने कहा कि और ये बात हो रही है कि संजानी साहब की कामयाबी के लिए हुकूमत ने हर हद का इस्तेमाल किया है, हर मुमकिन तरीका है, आईनी और कानूनी। आप अपनी अल्फाज मेरे मुंह में न डालें प्लीज। मैं अपने अल्फाज कर रही हूँ, आप भी नहीं, आप मुझे कोट कर रही हैं, ना। हर हरबा आईनी और कानूनी इख्तियार किया है, जी, इसी तरह आईनी और कानूनी हरबा इख्तियार करने की बात कर रही है पीपल्स पार्टी भी, पीटीएम भी। तो अगर अदालतें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कामयाब करा के देती हैं तो क्या आप तस्लीम करेंगे? देखें जी, तहरीक अदम एतमाद लाने की बात भी हो रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या है? उस पर कैमरों के निकलने पे भी हुकूमत पर जिम्मेदारी आए तो इस तहकीकात के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? इसी में ऐड कर लें, सेनेट और कौमी असेंबली की कार्रवाई किसी अदालत में की जा सकती है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो आर्टिकल 69 और इस पे कई जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जो पार्लियामेंट की, बिकॉज देखिए इसको आपने दो चीज़ों में तकसीम करना है। एक तो ये है कि एक होता है इलेक्शन, जिस तरह के जब हम सेनेटर मुंतखब होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसिप्लिन में या जनरल इलेक्शंस होते हैं, वो ईसीपी के ज़िम्मेदारी में होते हैं। तो उसकी वही होता है, अगर वहाँ पे कोई मसला आ जाए तो आप इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल, फिर बाद में से भी आप मुतमईन नहीं है तो आप कोर्ट्स में चले जाते हैं। ये जो कल का इलेक्शन था, ये आम इलेक्शन नहीं था, ये एक हाउस का अपना बिजनेस है, जिसमें कि उन्होंने अपने ही मेंबरान को में से किसी एक को इलेक्ट करना है। तो इसलिए इस पे तो जाहिर है कि अदालतों में जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, वो बिल्कुल जाएं। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है, वो यही है कि जो हमारे जो सेनेट के अंदर का जो इंतखाब है वो हमारे हाउस की, हमारे रूल्स के मुताबिक है और उसको बाहर नहीं ले जाया जा सकता। और आपका क्या तहरीक अदम एतमाद, देखें जी, जहाँ तक कि हम कहते हैं ना कि वो हर हरबा इस्तेमाल करें जो कि कानूनी हो, जमहूरी हो, अदम एतमाद लाना बिल्कुल हक बनता है अपोजिशन का, बिल्कुल वो लाएं। उस वक्त जब आएगी तो उस वक्त हम उसका मुकाबला करेंगे। उसके लिए भी कल भी मैंने कहा था कि बिल्कुल कमेटी बनेगी और वो पूरी तह तक जाएगी कि ये कैसे हुआ और ये किसने किया, ये बड़ा अहम है। उमर हयात बोल से जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हर दिन जो है वो महंगाई के हवाले से मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मॉनिटरिंग कर रहे हैं लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही। आज भी अगर देखा जाए तो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर जो है वो हमें बताते हैं कि महंगाई की इस वक्त जो शरह है वो 13.48% तक पहुँच गई है, गुज़िश्ता हफ्ते 15% तक थी। तो क्या कोई संजीदा इक़दाम खास तौर पर हमें नजर नहीं आ रहे हुकूमत के, क्योंकि आम आदमी का मसला नवाज शरीफ जरदारी नहीं है,
आम आदमी का मसला 2 वक्त की रोटी है। अगर उसको 2 वक्त की रोटी सस्ती मुयसर आ जाए तो क्या हुकूमत ये काम करने के लिए जो है वो कोई संजीदा इक़दाम करेगी? देखें, पहली बात तो ये कि हुकूमत क्यों नहीं करेगी। हुकूमत आई है आवाम के वोटों के ज़रिए, हुकूमत आई है आवाम के लिए, हम उनके नुमाइंदे हैं और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये कोई हमारा एहसान नहीं है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें बजाय इसके। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इसकी महंगाई की, देखें हर चीज़ जब होती है, या तो होना कि हम कहें कि हमें वजह ही नहीं पता कि क्यों हो रही है महंगाई। एक तो जो हमारी जो अशाए खुर्दनोश की कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि बदकिस्मती से ऐसा एक वो है जिसमें कि दालें हो गई, घी हो गया, पेट्रोल हो गया, बिजली हो गई, ये सारी चीज़ें जब महंगी होती हैं तो वो महंगाई ट्रांसफ़र होती है। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि आया हम उसके बारे में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पूरी हमारी हर तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से और उससे ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये आर्जी चीज़ें हैं जो कि इंशाअल्लाह अनकरीब बहुत ही इसमें आसानियाँ पैदा होंगी। तो ये हुकूमत इससे गाफिल नहीं है, हुकूमत अपने तय पूरी कोशिशें कर रही है और कई ऐसे ममालिक थे जिसमें कि इन्फ्लेशन रेट्स पता नहीं हज़ारों % में भी गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इकॉनमी को स्टेबलाइज़ कर दिया है। हमने जो इसकी जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थी वो अंडर वे हैं। तो हम यही समझते हैं कि अब देखें स्टेट बैंक को जो रोल दिया गया है, इससे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि जो इंशाअल्लाह इन्फ्लेशन है, स्टेट बैंक का काम बुनियादी तौर पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है और हमने उसको मज़ीद एम्पावर किया है स्टेट बैंक को कि वो महंगाई को कम कर सके। मेरा सर सवाल ये कि जैसे आप भी कह रहे थे कि ये हाउस के अंदर का मामला है, इलेक्शन करवाए गए और रिजल्ट आ चुका है सामने, लेकिन ऐसी नज़ीरें मिलती हैं कि प्रोसीडिंग जो है वो चैलेंज हुई हैं और एक नज़ीर आसिफ ज़रदारी प्रोडक्शन ऑर्डर्स की भी है कि जब से हाई कोर्ट ने फैसला दिया था तो वो भी सामने है। क्या इस तरह की चीज़ों को देख कर हुकूमत को हिम्मत नहीं बना रही कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत अपोजिशन जाती है तो हुकूमत का क्या उस पर रद्द-ए-अमल होगा? एक चीज़। दूसरा सर, आप बहुत धीमे लहजे के आदमी हैं, लेकिन क्या इतना प्रेशर था, इतना दबाव था कि आपने कुरान में कह दिया कि हम हर वक्त इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर आपको तनकीद का निशाना बनाया गया? और आखिरी बात ये करूँगा, जैसे आपने कहा कि मिसाक के मईशत के लिए आप तैयार हैं लेकिन किसी को एनआरओ नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर ने भी ये कहा था, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कहा गया था। सिर्फ ये बता दें कि मिसाक के मईशत में एनआरओ किस तरह से मांगा गया था ताकि बात क्लियर हो जाए। नसीम सज्जाद की एक रूलिंग मौजूद है वैसे। देखें, पहली बात जिस तरह कि मैंने ये कहा कि ये तो अदालत ही उसका फ़ैसला करेगी और कोई किसी को रोक नहीं रहा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी को रोकेंगे। जिसका देखें जाए, अदालत जाए, जिस भी फोरम पे जाए उसका हक बनता है, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोकेगा। असल बात ये है कि जो भी नताइज होंगे, जो भी हैं, इस वक्त सादिक संजरानी और मिर्ज़ा अफरीदी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं, वो उस वक्त तक अपना मैंडेट जो उनको दिया है, जो वहाँ के सेनेटर्स हैं, वो इस्तेमाल करते रहेंगे और इंशाअल्लाह मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये देखें असल चीज़ क्या है। असल चीज़ ये है कि प्रिडिक्टेबिलिटी हो। एक ऐसा तासुर पैदा कर रही है अपोजिशन, हमेशा से उनकी कोशिश यही है कि वो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सस्पेंस, एक ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी तरह से उस पर वो कर रहे हैं, अमल पैरा हैं। तो हमें कोई वो नहीं है, जो भी चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आती है या ये जो जमहूरी हरबे हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल करें। और जो बाकी आपने बात की है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये भी देखना चाहिए कि किस शख्स ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अगर ये किसी बदमाश ने ये कहा होता तो उसकी फिर डिफरेंट कॉनोटेशंस थी, लेकिन चूँकि ये मैंने कहा है और वो मैं आपके उस पर छोड़ता हूँ कि आप क्या समझते हैं। लेकिन असल बातें यही होती हैं जी कि आप इस मुल्क के लिए काम करें बजाय, अब देखें ना, अब ये मैं थोड़ा सा साइड पे हो रहा हूँ, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि वो लोग जो कि मुख्तलिफ़ तरीके से गालियाँ देते हैं, लोगों को गालियाँ देते हैं,
इदारों को गालियां देते हैं। अब देखिए ये जावेद लतीफ़ ने जो बातें की हैं, अब मुझे बताएं वो कौन सी ऐसा एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो है जो कि आज उसको ख्याल आया है कि जी ओ हो, ये वही लोग हैं जो कि उस सिस्टम से मुस्तफ़ीद रहे हैं। अभी चूंकि उनको एक्सपोज हो गए हैं, उनकी करप्शंस पकड़ी जा चुकी हैं, वो आज जमहूरियत के पीछे भी छुपना चाहते हैं, वो नज़रियाती भी बन गए। यही नवाज शरीफ था ना जो कि कहता था कि जी कभी जमहूरियत का वो सोचता ही नहीं था। हमेशा उसने इदारों की सपोर्ट के साथ उसने जो है तो पूरा वो किया। आज वो इनकलाबी बन गए हैं, आज वो बात कर रहे हैं कि जी यूं होना चाहिए और वो होना चाहिए। उनकी तकरीरें सुन के तो मतलब है लगता यही है कि वो बिल्कुल इस उम्र में उनका जो सॉफ्टवेयर है वो चेंज हो गया है। शिवराज साहब ये बताएं कि यकीन एक तो आपकी हुकूमती रिकॉर्ड के लिए यकीनन आज आपने हाउस की बिजनेस की बात की, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यह कि आप 18वीं तरमीम का रिकॉर्ड जरूर उठाएं, जजेस की तकरीर के बारे में क्या हुआ, उसके साथ क्या हासिल किया था, वो हाउस का था। पार्लियामेंट ने जजेस तकरीर की एक आज़ाद खुदमुख्तार तरमीम पेश की थी। दूसरा, सैयद रुस्तम गिलानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बारे में स्पीकर के एक रूलिंग मौजूद है जिसके साथ अदालत ने क्या हासिल किया, वो रिकॉर्ड आप जरूर देख लें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि टीम कैप्टन का ये मौक़िफ़ है कि जो अरकान अपने एतमाद को लूज करते हैं, मजरूह करते हैं, वो सियासी जमातों के एतमाद को लूज करते हैं। जिन 7 अरकान ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट को वोट दिए अपोजिशन के अरकान ने, क्या उन्होंने अपने अपनी जमातों के एतमाद को मजरूह नहीं किया? देखें, बात ये होती है कि अगर आपको याद हो, जो कि मेरा ख्याल है इतनी दूर की बात नहीं है, कुछ 6 साल पहले की बात है, 12 मार्च 2015 की बात है कि जब हमारी पार्टी के 6 सेनेटर्स इलेक्ट हुए थे, जिसमें से कि मैं भी था, और वो इलेक्शन हमने फैसला किया आधा घंटा पहले। मुझे पार्टी लीडरशिप की इंस्ट्रक्शंस आई कि आप डिप्टी चेयरमैन के लिए अप्लाई करें, कंटेस्ट करें। मैंने कंटेस्ट किया। उस वक्त तो हमें दरवाज़ों का भी पता नहीं था कि ये कमरा कहाँ जाता है। तो 6 वोट थे हमारे। जब रिज़ल्ट आए उस वक्त भी मौलाना हैदरी मैं उनकी मुखालिफत में खड़ा हुआ था। तो अगर आपको याद हो कि मुझे जब रिज़ल्ट आए तो मुझे 18 या 19 वोट मिले। हम तो 6 थे, हमें तो लॉबिंग भी नहीं की थी, किसी से सलाम दुआ भी नहीं की थी। तो मकसद ये है कि ये जो आज जो उसको मिले हैं वोट, मिर्ज़ा अफरीदी को भी मिले हैं या चेयरमैन को मिले हैं, हमारे तो अपने नंबर्स थे, शायद हमें 1 वोट ज़्यादा मिला है। हमारी जितनी भी वो थी वो पीपल्स पार्टी, नून और JUI, इन्होंने एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंपा है और उसका वो जो रिफ्लेक्शन है वो मेरा ख्याल है वो वरना जो हैदरी साहब हैं पीपल्स पार्टी वाले, मुझे पता है कई पीपल्स पार्टी वाले उनको वोट नहीं देते, मुझे पता है क्योंकि मुझे अपना इलेक्शन याद है। मैं तो किसी को जानता भी नहीं था, उन्होंने उसकी मुखालिफत में वोट दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि ये बड़ा मसनूई इत्तेहाद है, इसमें किसी की दूसरे के लिए नीयत ठीक नहीं है। ये जो आपने जो कमेंट्स, इसको आप लाइटली नहीं लें। ये जो कमेंट दिया है बिलावल भुट्टो ने और जो तलाल चौधरी ने, जो कि एक ताना दे रहा है न्यूट्रलिटी का और दूसरा उसको ताना दे रहा है तंजीम साजी का, तो ये शो करता है कि इनके पार्लियामेंट में इनका क्या रद्द अमल होगा। देखें, जहाँ तक कि मुजफ्फर हुसैन शाह साहब की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो GDA के मेंबर हैं। सबसे सीनियर, सबसे तजुर्बाकार पार्लियामेंटेरियन हम सब के दरमियान में सिर्फ वही थे। अगर आपका या अपोजिशन का ये मुतालबा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना देते या बिलावल भुट्टो को बना देते तो वो ज़रा मुश्किल था, इसलिए नहीं किया। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की लहर आई है, पुलिस सरकारों को शहीद किया गया है, कोरोना की वबा भी अरूज पे है। क्या इस सूरत हाल में PDM को लॉन्ग मार्च करना चाहिए आवाम की जिंदगी? देखें, इसके अलावा जो ये आपने बातें की हैं और ये बड़ी अहम हैं, और जो कोरोना का जो सिलसिला बढ़ रहा है,
इस सब में ज़ाहिर है कि हम सबको एहतियात भी करनी चाहिए और ऐसे हालात में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जो कि इसके हमारे सेहत के लिए और हमारी सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बने। तो इस वक्त ये तो आप पीडीएम से ये सवाल करें कि क्यों वो दरपे हैं, और आने दें जी, इनको एक्सपोज होने दें, आने दें कि ये ज़रा इनको असली जो इनकी जो रही सही है वो भी ख़त्म हो जाए और ये फुली एक्सपोज हो चुके हैं, और अगर कोई कसर रह गई है तो वो भी पूरी कर लें। ठीक है जी, शुक्रिया।